पार्ट है और सेकंड पार्ट में हम शुरू करते हैं मोमेंटम से। आप देखिए मोमेंटम की डेफिनेशन क्या होती है। मोमेंटम की डेफिनेशन होती है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम। यानी कि हम इसको कह सकते हैं मास और वेलोसिटी की प्रोडक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का मास एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट को कहा जाता है मोमेंटम। और इसको हम इट इज़ आल्सो कॉल्ड पावर ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। इसे मूविंग ऑब्जेक्ट की पावर भी कहा जाता है। इसीलिए इसको हम P से डिनोट करते हैं। यानी कि मोमेंटम को प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी कहते हैं। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी की अगर हम प्रोडक्ट कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, मोमेंटम। इसे डिनोट करते हैं P से। अब P से क्यों डिनोट करते हैं, क्योंकि इसे किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की, जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी पावर भी कहा जाता है, इसलिए इसको P से डिनोट किया जाता है। मान लो आपके दोस्त के पास एक बॉल है जिसका कुछ मास है m। आप इस बॉल को, वह इस बॉल को आपकी ओर थ्रो करता है, तो इसका मतलब कुछ वेलोसिटी भी है, तो इससे मास भी हो गया, वेलोसिटी भी हो गई। तो जब वो बॉल हमें हिट करेगी तो हमें चोट लगेगी, क्योंकि इसमें क्या आ गई, पावर आ गई। तो पावर आने के कारण हमें क्या होगी, चोट लगेगी। तो इसलिए इसे हम पावर भी कहते हैं, पावर इक्वल टू m/v। वैसे तो सीधी डेफिनेशन इस सारी समझाने की बात थी कि इसमें पावर होती है, पावर इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इसकी डेफिनेशन है। और फॉर्मूला हो गया पावर इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। हम इसके एसआई यूनिट की बात करें तो मास की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम और वेलोसिटी की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम की एसआई यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। हम कुछ इसके पॉइंट अगर लें, बात करें, मोमेंटम इंक्रीज विद इंक्रीज आइदर मास और वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम मास बढ़ा दें तब भी मोमेंटम इंक्रीज हो जाता है, और वेलोसिटी को इंक्रीज कर दे तब भी मोमेंटम इंक्रीज हो जाता है। तो आप बच्चा समझिए कि मोमेंटम कब इंक्रीज होता है, मास पर भी डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है। तो मास के इंक्रीज होने पर भी मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा और वेलोसिटी के इंक्रीज करने पर भी मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड पॉइंट की बात करें तो व्हीकल्स रनिंग विद हाई स्पीड। जो व्हीकल्स रनिंग करते हैं हाई स्पीड से हैव ग्रेटर मोमेंटम एज कंपेयर टू व्हीकल रनिंग विद स्लोअर स्पीड। यानी कि एक व्हीकल है वो बहुत तेज़ स्पीड से चल रहा है, दूसरा व्हीकल कम स्पीड से चल रहा है। तो जो व्हीकल अधिक स्पीड से चलता है उसका अगर मोमेंटम की बात करें, उसका मोमेंटम अधिक होता है। ऐसे ही यानी कि ये तो वेलोसिटी पे डिपेंड कर गया। हम बात करें मास पर, स्मॉल ऑब्जेक्ट मूविंग विद ग्रेटर वेलोसिटी हैव हाई मोमेंटम। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, छोटा सा है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी स्मॉल ऑब्जेक्ट है, परंतु चल रहा है बहुत तेज़ स्पीड से, तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। जैसे गन से फायर की जाती है, जैसे ही बुलेट का मास, देखिए जैसे बुलेट का मास क्या होता है, कम होता है, परंतु वेलोसिटी बहुत अधिक होती है। इसलिए मोमेंटम बुलेट का अधिक होता है, किसकी अपेक्षा, गन की अपेक्षा। जैसे हम एक कार की बात करें, एक कार है, इसका मास 1000 किलोग्राम है और वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड है। तो इसका मोमेंटम अगर हमें फाइंड करना हो तो मोमेंटम इक्वल टू m/v। यानी कि 1000 × 50 क्या आ जाएगा, 50,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए मोमेंटम हम आपको समझ में आ गया होगा, और मोमेंटम के बाद में हमारा आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चल ही रहा है। इसका मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यानी कि इनर्शिया के बारे में मैंने बता दिया, मोमेंटम बता दिया गया। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हम अगर सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, इट स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि द स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम।
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। यानी कि हम कह सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम। इससे पहले हम बात करें कि इसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करें तो मान लिया जाता है कार है, इसका मास स्मॉल m है, इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल u है और फाइनल वेलोसिटी स्मॉल v है। हम इनिशियल मोमेंटम निकालें तो स्मॉल m इंटू यू हो जाएगा और फाइनल मोमेंटम स्मॉल m इंटू स्मॉल v हो जाएगा। अब हमने बताया है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम होता है, यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। चेंज इन मोमेंटम में हो जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम, यानी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखिए क्या लिखा है, mv फाइनल मोमेंटम माइनस mu इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। हम इससे m कॉमन ले लें तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m ब्रैकेट में क्या आएगा, v माइनस u अपॉन टी। अब वी नो दैट v इज इक्वल टू a प्लस यू प्लस ए टी होता है, और यहाँ से अगर हम a की वैल्यू निकालें या सीधा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंट वेलोसिटी होता है, तो एक्सेलरेशन यानी कि v माइनस यू अपॉन टी होता है। तो v माइनस यू अपॉन टी के स्थान पर हम क्या रख दें, a, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, m इंटू ए। यानी कि अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाना चाहें तो f इज इक्वल टू k इंटू एम ए, और k की वैल्यू क्या होती है 1, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम ए। यही हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। हम इसको दिखाएं कि k की वैल्यू 1 कब आएगी, व्हेन मास ऑफ ए बॉडी 1 किलोग्राम और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड, फोर्स कितना लग रहा है 1 न्यूटन, तब इन वैल्यू को हम f इज इक्वल टू k इंटू एम ए में रख दें, तो f की वैल्यू भी 1 पुट कर दें, m की वैल्यू भी 1 पुट कर दें, a की वैल्यू भी 1 पुट कर दें। तो हमारा देख रहे होंगे आप, तो k बचा और k की वैल्यू क्या आ जाती है 1, इस तरह से f इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा, k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। हम इस पर कुछ बातें करते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन के कुछ एग्जांपल आपको समझाते हैं। मान ले जाए हमारे पास 2 बॉल हैं और दोनों बॉल 5 किलोग्राम की है, एक पर हमने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया और दूसरी पर हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब जिस बॉल पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया जाए वो ज़्यादा एक्सेलरेट होगी, वो तेज़ जाएगी, तो फर्स्ट वाली वेलोसिटी जल्दी चेंज हो जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, A की। फिर समझिए 2 बॉल है, मास तो हमने कांस्टेंट रख दिया, दोनों का 5 किलोग्राम है, दोनों की वेलोसिटी हमने एक बार हमने क्या लगाया 50 का न्यूटन लगाया और दूसरी पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो कौन सी का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, पहले वाली का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, वो तेज़ स्पीड से जाएगी। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, ए की, एक्सेलरेशन के। सेकंड एग्जांपल की बात करें, एक ट्रॉली है 10 किलोग्राम की, दूसरी ट्रॉली है 20 किलोग्राम की, यानी 2 ट्रॉली को एक साथ जोड़ दिया गया। आप सोचो किसको खींचना आसान होगा, फोर्स यदि हम इस पर फोर्स लगाएं तो किस पर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, किस पर कम लगाना पड़ेगा। जो ट्रॉली 20 किलोग्राम की है उसको खींचने में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि इसका मतलब मास के बढ़ जाने से फोर्स बढ़ रहा है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, m के। अब हम आगे बात करते थर्ड एग्जांपल की। एक बॉल है 5 किलोग्राम की, दूसरी भी 5 किलोग्राम की है, एक पर 50 न्यूटन का फोर्स लगा, एक पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा, और दोनों को A से B तक पहुंचना है। अब आप देखिए कौन सी बॉल पहले पहुंच जाएगी, जिस पर हमने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया है वो पहले पहुंच जाएगी, यानी कि टाइम कम लगेगा। यानी कि ज़्यादा फोर्स लगेगा तो टाइम कम लगेगा और कम फोर्स लगेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी कि फोर्स टाइम के अपोजिट है। इसका मीन्स ये हुआ फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल T आ जाएगा। प्रत्येक एग्जाम्पल से हमें पता चल गया कि पहले एग्जाम्पल से हमें पता चल गया कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A होता है, एक्सीलरेशन होता है, और दूसरे से हमें पता चल गया कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, और तीसरे एग्जाम्पल से हमें पता चल गया कि फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम होता है। अब हम
नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। देखिए इस पर नेक्स्ट पेज पर हमें इसके सेकंड एग्जाम्पल इसके लॉ के कुछ एग्जाम्पल और दिखाए गए हैं। देखिए आपने क्रिकेट तो सभी ने खेला होगा। आपने कभी क्रिकेट जब खेला तो पहले हम देखते हैं एक खिलाड़ी है, ऊपर से एक बॉल आ रही है, जैसे ही उसके हाथों पर टकराती है, देखिए हाथों पर टकराती है तो वह बॉल को पकड़कर अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाता है। ऐसा क्यों करता है? ये क्वेश्चन भी आ जाता है, ऐसा क्यों करता है? जो ये बॉल, इसका कुछ मास होगा भाई, बॉल जो हमने बॉल फेंकी है उसकी तरफ को, उसमें कुछ ना कुछ मास होगा और कुछ वेलोसिटी भी होगी, यानी कि उसमें एक पावर है। मैंने बताया था जब मास और वेलोसिटी दोनों हैं और वो तुम्हारे आके लगेगी तो चोट लगेगी, तो उसमें कुछ ना कुछ पावर है और उस पावर को कहा जाता है मोमेंटम। हम उस पावर को क्या कहते हैं? मोमेंटम। जैसे ही बॉल आपके हाथों को टच करेगी तो अपने हाथों को पीछे की ओर लेकर आएगा, जिससे टाइम क्या होगा? बढ़ जाएगा। और टाइम बढ़ जाने से यहाँ पर हम रखें हाथ पीछे को लाए तो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम क्या हुआ? बढ़ जाएगा। और मैंने अभी बताया कि फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू टाइम के। तो जैसे ही टाइम बढ़ा तो फोर्स कम लगेगा और फोर्स कम लगने पर धीरे धीरे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा। हमारे हाथों को चोट नहीं लगेगी। इस कारण खिलाड़ी जब बॉल उसकी तरफ आती है तो उसके हाथों को जैसे ही वो टच करती है तो अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है, जिससे उसके हाथों को चोट कम लगती है। सेकंड एग्जाम्पल की बात करें, आपने गेम देखा होगा, खिलाड़ी दौड़ कर आता है और एक डंडे से ऊपर देखिए दिखाया गया है, इसमें एक ऊपर डंडा लगाया है, उस डंडे से कूदकर दूसरी साइड पर लैंडिंग कर जाता है। तो इसको अगर हम लैंडिंग करेगा तो साइड में कुछ गद्दे लगाए हुए हैं या रेत सैंड डाल दिया जाता है। अब ये गद्दे क्यों लगाए जाते हैं? भैया गद्दे अगर ना लगाएं तो उसको चोट बहुत ज़्यादा लगेगी। अब गद्दे लगा दिए गए, जैसे ही गद्दे को टच करेगा तो उसका टाइम, उसे जो है नीचे तक धरती पर लगने से पहले उसका टाइम बढ़ जाएगा। जब टाइम इंक्रीज हो जाएगा तो फोर्स घटेगा और चोट नहीं लगेगी। यानी कि जब एक गिरेगा तो मास और वेलोसिटी दोनों होंगे। भाई उसमें मास भी है, ऊपर से गिर रहा है तो वेलोसिटी भी है, तो इसका मतलब पावर है, यानी कि मोमेंटम है। और इस मोमेंटम को धीरे धीरे कम करने के लिए यूज किए जाते हैं गद्दे। हम गद्दे इसलिए डाले जाते हैं कि इस मोमेंटम को हम कम करें, जिससे गद्दों पर टकराएगा तो वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी और एट लास्ट वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। और वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा और उस पर लगने वाली फोर्स क्या होगी? कम हो जाएगी, जीरो हो जाएगी और चोट नहीं लगी। इसलिए गद्दे न होते तो उसको बहुत अधिक चोट लग जाती। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाता है फर्स्ट पार्ट इस वीडियो का। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू बेटा।